तो दोस्तों हमने अपने लास्ट वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक मीनिंग को डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि वो सभी एग्रीमेंट्स जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। यानी कि वो सभी एग्रीमेंट्स जिनके परफॉर्मेंस के लिए हम ऑपोजिट पार्टी को क्लेम कर सकते हैं और लीगल रेमेडी को एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी कि जिसके लिए हम कोर्ट ऑफ लॉ में एक सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, ऐसे सभी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सभी चैप्टर्स और सेक्शंस का भी एक ओवरव्यू लिया था। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों अब हम सीरियली डिस्कस करेंगे सभी सेक्शंस को। तो आज हम इसकी शुरुआत करेंगे फ्रॉम सेक्शन 2 से। सेक्शन 2 को जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि ये एक डेफिनेशन क्लाउज है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, उनको यहाँ डिफाइन किया गया है। और सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही नहीं, हम देखते हैं कि मोस्टली हम जितने भी एक्ट्स पढ़ते हैं उनके सेक्शन 2 में या मैक्सिमम सेक्शन 3 में सारे टर्म्स की डेफिनेशन ही होती है। यानी कि सेक्शन 2 ऑलमोस्ट हर एक एक्ट में एक डेफिनेशन क्लाउज ही होता है। लेकिन दोस्तों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2 अदर एक्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ एक डेफिनेशन क्लाउज नहीं है, बल्कि ये एक तरीके से रूट या बेस ऑफ होल द एक्ट है। क्योंकि इस सेक्शन में पूरे कॉन्ट्रैक्ट की एक जर्नी को वेल डिफाइन किया गया है स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि इस सेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट के इनिशिएशन से लेके और कंप्लीट फॉर्मेशन तक जितने भी स्टेप्स होते हैं उनको यहाँ डिफाइन किया गया है। तो इस तरीके से ये सेक्शन लर्न करना और इसको समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हम सेक्शन 2 को बहुत अच्छे से माइंड में बैठा लेते हैं, यानी कि इसको अच्छे से लर्न कर लेते हैं, तो फिर आगे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये रूट है, तो जितने भी सेक्शंस आगे डिस्कस किए गए हैं सेक्शन 3 ऑनवर्ड्स सेक्शन 72 तक, यानी कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से पहले वाले पार्ट तक के सारे सेक्शंस डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं सेक्शन 3 से। क्योंकि आगे के जितने भी सेक्शंस हैं वो एक तरीके का एवोल्यूशन है। यानी कि जितने भी सेक्शंस हैं वो जो भी सेक्शन 2 में डिस्कस किया गया है उसका फर्दरेंस है, यानी कि उसका फर्दर एक तरीके से एक्सप्लेनेशन है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 2 को। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये एक जर्नी ऑफ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि इनिशिएशन से लेके फॉर्मेशन तक का एक पूरा सफर है इसमें कॉन्ट्रैक्ट का। तो हम इसको लर्न करेंगे और बहुत इजीली इसको रिमेंबर भी करेंगे। उसके लिए हमें किसी तरीके के हैक्टिक टेक्निकल वर्क की या फिर किसी भी तरीके की ट्रिक की जरूरत नहीं, बहुत आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। हम अभी सेक्शन 2 के प्रोविजंस को यानी कि क्लाउज को बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म होता है। क्योंकि डे टू डे लाइफ में जैसे मैंने बताया कि हम लोग जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं ऑलमोस्ट उसमें से 50% से ज्यादा एक्टिविटीज एक तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल एक्टिविटीज ही होती हैं। तो अब सोच के देखिए, बिल्कुल एक कॉमन मैन के तरीके से, एक लॉ स्टूडेंट के तरीके से नहीं, बिल्कुल टेक्निकली या लीगल वर्ड्स के साथ नहीं, बिल्कुल सिंपल ही सोचिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म होता है। मान लीजिए आप किसी शॉप में जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, किसी भी स्टोर में जाते हैं, वहां कोई एक छोटा सा आइटम परचेज करते हैं, या फिर आप बहुत बड़ा एक कोई प्रॉपर्टी भी परचेज करते हैं। तो कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है? मान लीजिए आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, तो क्या प्रॉपर्टी को देखते ही, उसको पसंद करते ही ऑटोमेटिकली वहां एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है? ऐसा नहीं होता। उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। एक छोटे से मैच बॉक्स को भी अगर आप खरीदने जाते हैं तो उसमें भी क्या उसको आइटम को पिक करते ही वहां एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है? ऑब्वियसली नहीं होता। सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए आप किसी शॉप में भी गए, आप किसी आइटम को देखकर जो आपको पसंद आता है आप क्या करते हैं? दुकानदार से बोलते हैं कि ये आइटम मुझे दे दीजिए। या फिर आप मॉल में हैं तो वहां पर जो भी वहां पर सेल्समैन है, सेल्स पर्सन है, आप उसको बोलेंगे कि ये प्रोडक्ट मुझे परचेज करना है। प्रॉपर्टी देखेंगे तो प्रॉपर्टी के केस में भी आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप ओनर से बात करेंगे कि ये प्रॉपर्टी मैं इतने अमाउंट में, मान लीजिए कि 10 लाख रुपीज में खरीदना चाहता हूं। आप इस तरीके से उससे बात करेंगे। तो ये क्या हुआ? यानी कि आप उसको एक ऑफर या प्रपोजल देंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होती है एक ऑफर से। ऑफर कोई भी दे सकता है, परचेजर भी दे सकता है और ओनर भी दे सकता है। मतलब ऑफर किसी भी साइड से हो। सबसे पहले क्या होगा, एक पार्टी से दूसरी पार्टी को एक ऑफर। ऑफर होने के बाद क्या होता है कि जो ऑफर करता है, यानी कि ऑफर देने वाले को हम क्या कहते हैं? ऑफरर। और जो ऑफर जिसको दिया जा रहा है वो कहलाता है यहाँ ऑफरी। अब क्या होगा आगे? ऑब्वियसली दो तरह की चीजें होंगी, यानी कि दो ही यहाँ सिचुएशन अराइज होंगी। या तो ऑफर को एक्सेप्ट किया जाएगा सामने वाली पार्टी के थ्रू, या फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ ऑफर की या तो हो जाएगी एक्सेप्टेंस और या ये हो जाएगा रिजेक्ट।
दो ही चीजें होंगी। अब रिजेक्ट हो गया अगर कोई भी ऑफर, तो यहाँ तो फिर बात करने के लिए, आगे कुछ डिस्कस करने के लिए हमारे पास बचता ही नहीं है। रिजेक्ट का मतलब यहाँ पर ही द एंड। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है, तो एक्सेप्ट होने का मतलब क्या है? भाई आपने किसी प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए किसी प्रॉपर्टी ओनर को आपने ऑफर दिया, उसने आपका ऑफर उसी टर्म्स में या जो भी आपके बीच में नेगोशिएशन हुआ उसके बाद में उसको एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप दोनों ही लोग अब इसके लिए बाउंड है, यानी कि जो ऑफर दिया गया था अब इसके लिए दोनों ही लोग बाउंड है। सबसे पहले सामने वाली पार्टी बाउंड है जिसने ऑफर को एक्सेप्ट किया है कि भाई अब वो इससे पीछे नहीं हट सकती, यानी कि अब वो फर्दर किसी और पर्सन से इस डील के लिए डिस्कशन नहीं करेगी या नेगोशिएशन नहीं करेगी। और आप भी उसके लिए बाउंड हो जाते हैं कि अब जैसे ही सामने वाली पार्टी ने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो अब आपको सीरियसली उसको आगे बढ़ाना होगा, यानी कि उस पर वर्कआउट करना होगा। अब दोनों ही लोग आप उससे एक तरीके से बाउंड हो जाते हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? ये हो जाता है एक प्रॉमिस। प्रॉमिस आप एक ऑफरर के थ्रू ऑफरी को कि भाई ठीक है, मैंने जो ऑफर दिया था आपने एक्सेप्ट कर लिया, अब मैं इस पर आगे वर्क करूंगा, यानी कि इसको सीरियसली एग्जीक्यूट करूंगा। और ऑफरी जो अब यहाँ पर वो भी बाउंड हो जाता है कि भाई अब इस ऑफर को मैं भी सीरियसली एग्जीक्यूट करूंगा, मैं अब फर्दर इसके लिए किसी और ऑफर का वेट नहीं करूंगा। तो यानी कि ये एक बन जाता है प्रॉमिस। तो ये हो गया प्रॉमिस। और जैसे ही प्रॉमिस हुआ तो ये ऑफरर अब यहां पर आ जाएगा प्रोमिसर के रोल में, ये बन जाएगा प्रोमिसर, और ऑफरी बन जाएगा यहां पर प्रोमिसी। अब इसके बाद क्या होगा? ऑब्वियसली छोटा सा प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं, सामने वाली पार्टी ने जैसे ही, शॉपकीपर ने जैसे ही आपका ऑफर एक्सेप्ट किया, वो प्रॉमिस बना, तो अब आप क्या करेंगे? ऑटोमेटिकली आप उसका जो प्राइस है उसको पे करेंगे, और प्राइस पे करते ही वो आपको डिलीवर करेगा। प्रॉपर्टी का केस है, यानी कि कोई बड़ी डील है, तो वहां क्या होगा? कई सारे स्टेप्स होंगे। कई सारे स्टेप्स कैसे? अब आप उसके आगे एक कैसे उसको सिंसियरली एग्जीक्यूट कर रहे हैं आप इस पर बात करेंगे, यानी कि अपना लीगल इंटेंशन दोनों ही पार्टीज वहां पर देंगी, यानी कि दोनों ही पार्टीज उससे बाउंड होंगी। जैसे प्रॉपर्टी को जैसे ही फाइनलाइज किया, प्रॉमिस हुआ परचेज करने का, अब क्या होगा? अब डिस्कशन होगा कि कैसे इसके लिए कितना टोकन अमाउंट देना है, उसके बाद में कितने दिन के अंदर रेस्ट ऑफ द अमाउंट पे करना है, कितनी इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, और कितने उसके बाद कब इसका सेल डीड एग्जीक्यूट होगा। मैरिज का भी केस है, तो मैरिज में भी मान लीजिए मैरिज फिक्स हुई, तो उसके बाद क्या होता है? सिंसियर टॉक तो इसी को कहते हैं ना, कि उसके लिए दोनों ही पार्टीज अब उसको डिस्कस करेंगी कि कब कौन सी सेरेमनीज करवानी है, कौन सी फंक्शंस करवाने हैं, कैसे होगा, कौन सी डेट डिसाइड होगी। तो ये सारी जो सिंसियरिटी जो हमें कॉन्ट्रैक्ट में दिखती है, जिसको हम एक तरीके से कहते हैं लीगल इंटेंशन टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको कहते हैं कंसीडरेशन। तो ये हो जाता है कंसीडरेशन। और बिना कंसीडरेशन के ऑब्वियसली आप सोच कर देखिए कि कोई भी है, कोई भी काम है, मान लीजिए कि प्रॉपर्टी आप देखने गए, या आप प्रॉपर्टी ओनर हैं, कोई आपको ऑफर करता है परचेज करने के लिए, आपने उस पर कंसेंट दे दिया कि हाँ ठीक है मैं बेचने के लिए तैयार हूं, और उसके बाद वो पार्टी भी अपने घर में जाके सो जाती है और आप भी अपने घर में जाके सो जाते हैं, यानी कि फिर उसके बाद उस ऑफर उस बारे में किसी तरह की कोई बात ही नहीं हो रही आप लोगों के बीच में। मैरिज भी फिक्स होने के बाद अब किसी तरीके का कोई सिंसियर कोई आपके बीच में कोई डिस्कशन हो ही नहीं रहा है कि अब आगे इसको कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो आप ऑब्वियसली फिर क्या सोचेंगे कि सामने वाला पर्सन जो है वो अनविलिंग है, यानी कि अब वो नहीं इसको एग्जीक्यूट करना चाहता, तो यानी कि सिंसियरिटी वहां एक लीगल बाउंडेशन अराइज ही नहीं होगा। तो इसलिए कंसिडरेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो कंसिडरेशन के बाद क्या होगा? जैसे ही ये इस तरह की सिंसियर टॉक्स होने लगी, एक तरीके के टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस हो गए और डिसाइड हो गए, तो वो फिर क्या बन जाएगा? अब प्रॉमिस से बन जाएगा ये यहाँ पर अग्रीमेंट। और याद कीजिए कि लास्ट वीडियो में मैंने इन तीनों टर्म्स को डिस्कस किया था, बहुत थोड़े से शब्दों में मैंने डिस्कस किया था, एक तरीके से एक इशारा किया था कि ये प्रॉमिस, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, ये तीनों चीजें अलग अलग होती है। जिसके लिए मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए आप अपने किसी फैमिली मेंबर को, सपोज कीजिए छोटे भाई को, ये प्रॉमिस करते हैं कि अगर वो 12th में अच्छे मार्क्स लेकर आता है तो आप उसको कोई एक प्रीशियस गिफ्ट देंगे, सपोज आईफोन गिफ्ट करेंगे। तो क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें किसी तरीके का कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है, कोई लीगल इंटेंशन नहीं है। और ये मैंने उसके आगे समझाते हुए कहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो छोड़िए, ये एक वैलिड एग्रीमेंट भी नहीं, क्योंकि ये फॉर द कॉज ऑफ इमोशंस और नेचुरल लव की वजह से सिर्फ एक प्रॉमिस है।
तो मैंने बताया था कि प्रॉमिस और उसके बाद एग्रीमेंट में भी काफी फर्क होता है। तो ये यही फर्क होता है प्रॉमिस और एग्रीमेंट में। प्रॉमिस और एग्रीमेंट के बीच में जो चीज दोनों को बाउंड करती है वो होती है कंसीडरेशन, यानी कि जब तक कंसीडरेशन नहीं होगा प्रॉमिस में, ऑब्वियसली तब तक वो एग्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि वहां कोई लीगल इंटेंशन ही नहीं होगा। तो अब एग्रीमेंट हो गया, तो एग्रीमेंट होते ही क्या अब ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया? अब क्या बचा? जब एक सब कुछ अच्छा चल रहा है, लीगल अगर ये लीगली वैलिड है एग्रीमेंट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अभी नहीं बना, अभी इसमें थोड़ा सा और वेट करते हैं। अब कंसिडरेशन में कई बार ऐसा होता है, मोस्टली ऐसा ही होता है कि दोनों ही पार्टीज के लिए पार्ट कंसिडरेशन होता है, यानी कि एक पार्टी जब परफॉर्म करेगी तब दूसरी पार्टी अपना पार्ट परफॉर्म करेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप छोटा सा प्रोडक्ट खरीदे शॉप पर, क्या कंसीडरेशन है कि जैसे ही फाइनल हुआ कि ठीक है, सामने वाला पर्सन शॉपकीपर तैयार हो जाता है वो प्रोडक्ट आपको किसी पर्टिकुलर प्राइस में बेचने के लिए, तो आपके पार्ट पर अब क्या कंसीडरेशन है कि आप उसके लिए पेमेंट करेंगे इमीडिएटली। इमीडिएटली जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो अब उसकी जिम्मेदारी क्या है कि वो प्रोडक्ट आपको डिलीवर करेगा। प्रॉपर्टी के केस में भी यही होता है कि जैसे आपने टोकन अमाउंट पे किया, अब उसके आगे जितनी फॉर्मेलिटीज पेपर वर्क है, यानी कि उसके लिए एक अग्रीमेंट जो एक पेपर वर्क करना है, ऑटोमेटिकली दूसरी पार्टी उस पर साइन करेगी। और उसके बाद मान लीजिए कि वो किसी अथॉरिटी का प्लॉट है, तो वहां से एनओसी जो लेना है या जो भी उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, सेकंड पार्टी वो करेगी। और उसके बाद जैसे ही आप फुल अमाउंट दे देंगे, यानी कि कंप्लीट अमाउंट पे करते ही सेकंड पार्टी की अब रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाएगी? वो उसके लिए सेल डीड एग्जीक्यूट करने के लिए अब बाउंड है, वो सेल डीड को एग्जीक्यूट करेगी, यानी कि एक हाथ ले और एक हाथ दे। इस तरह की सिचुएशंस मोस्टली एग्रीमेंट्स में हमारे साथ होती हैं। तो इस तरह के एग्रीमेंट्स को हम कहते हैं रेसिप्रोकल एग्रीमेंट। अब रेसिप्रोकल का जो हिंदी मीनिंग है वो बहुत टफ है, इसलिए हम लोग उसको यूज नहीं करते। रेसिप्रोकल को हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि एक तरीके का व्युत्क्रमानुपाती करार या समझौता दोनों पार्टीज के बीच में। तो रेसिप्रोकल ज्यादा इजी है, इसको याद रख सकते हैं। अब क्या होगा? रेसिप्रोकल एग्रीमेंट, अब हम चेक करते हैं कि ये एग्रीमेंट क्या लीगली वैलिड है। लीगली वैलिड होने के लिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, हम देखते हैं कि क्या ये लीगली एनफोर्सिबल है। अगर नहीं है तो फिर ये क्या होगा? जीरो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी का ही केस ले लेते हैं। प्रॉपर्टी के केस में ठीक है, प्रॉपर्टी का वो बिल्कुल फेयर ओनर है, वहां किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं है, आप भी बिल्कुल अच्छे मन से प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, लेकिन कंसिडरेशन में ये तय हुआ कि जो अमाउंट है ये पूरा का पूरा कैश में दिया जाएगा। सामने वाली पार्टी ने ये शर्त रख दी, या आप भी अग्री हो जाते हैं कि ये पूरा का पूरा अमाउंट कैश में दिया जाएगा, जबकि 2 लाख के अबव का जो अमाउंट है वो कैश में अब हम ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। तो यानी कि ये एक तरीके से ये नॉट परमिटेड बाय लॉ है, तो यानी कि अब ये लीगल एनफोर्सिबल नहीं है। मान लीजिए कि अब इसमें ऐसी सिचुएशन में परचेजर ही पीछे हट जाए कि नहीं, मैं कैश में अमाउंट नहीं दे सकता, मैं तो इसके लिए चेक ही करूंगा या एनईएफटी ही करूंगा, और वो मना कर देता है कि नहीं भाई, अगर ऐसी बात है तो मैं परचेज नहीं करूंगा, तो क्या ऐसे में जो ओनर है उसको बाउंड कर सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में कि इसने मना कर दिया खरीदने से, मैंने इससे कैश डिमांड किया और इसने नहीं दिया? ऑब्वियसली वो नहीं जा सकता कोर्ट में, क्योंकि ये लीगली परमिटेड ही नहीं है। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि उस प्रॉपर्टी में जो ओनर है वो एक तरीके से को ओनर था, क्योंकि उसमें 4 भाइयों का शेयर था, तो उसका 1/4 शेयर था, और वो पूरी प्रॉपर्टी को यहाँ पर सेल आउट करना चाहता था। और आपको भी ये पता है कि ये एक तरीके का फ्रॉड कमिट कर रहा है, इसमें ये इसके पास कंप्लीट ओनरशिप नहीं है, लेकिन आप भी उसके लिए तैयार हो जाते हैं, यानी कि परचेजर भी उसके लिए तैयार हो जाता है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में ये एग्रीमेंट वैलिड होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि जब कोई पर्सन जिस भी चीज का एक तरीके से ओनर ही नहीं है, उसका मालिक ही नहीं है, तो वो कैसे उसको कंप्लीटली सेल आउट कर सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर को ओनर? और नॉट ओनली कंसेंट, उनको भी इसमें पार्टी बनाए बिना वो कैसे अकेले उसको कर सकता है? अगर मान लीजिए वो कल को पीछे आप लोगों ने डील कर लिया और उसके बाद वो पीछे हट जाता है, या उसमें कोई को ओनर आके बीच में उसमें डिस्प्यूट क्रिएट कर देता है, उसको पता चलता है कि भाई ये इसमें मेरा भी राइट है, मैं इसको नहीं बेचने दूंगा, तो क्या आप ऐसी सिचुएशन में सामने वाली पार्टी को फोर्स कर सकते हैं इन कोर्ट ऑफ लॉ? ऑब्वियसली आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंप्लीट ओनर ही नहीं है और आपको ये बात पहले से अच्छे से पता थी। तो इसलिए जब कोई भी एग्रीमेंट, अगर उसमें किसी तरह की इलीगैलिटी कॉज हो रही है या अगेंस्ट जो लॉ जा रहा है, जिसको किसी भी रीजन से हम कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सेबल नहीं बना सकते हैं, तो वो क्या हो जाता है? वो एग्रीमेंट कहलाता है वॉइड एग्रीमेंट। अब अगर वो एग्रीमेंट वॉइड नहीं है, यानी कि उसमें किसी तरीके का कोई लीगैलिटी नहीं है, वो बिल्कुल फेयर है, तो ऑब्वियसली अब वो क्या बन जाएगा? अब बनेगा वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट।
जैसे ही उसमें देखा कि अब इसमें कोई लीगैलिटी नहीं है, किसी तरह का कोई लैचेज या लेकुना नहीं है, तो अब ये बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट बनते ही यहाँ पर कहानी खत्म हो गई? अभी नहीं, अभी थोड़ा-सा और वेट करते हैं। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ भी हमारी पर्सनल लाइफ में भी ये सिचुएशन आती है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने के बाद हमें कुछ रीज़न पता चलता है या कोई ऐसा फैक्ट हमारी नॉलेज में आता है, जो अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन से पहले हमें पता होता, तो हम उसके लिए एग्री ना करते। एग्जाम्पल के लिए प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हैं। हमें ओनर ने क्या किया, हमें दिखाया कि ये प्रॉपर्टी देख लीजिए, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है और हमने उसको लाइक किया कि यस, ये जैसा मैं चाह रहा था वैसे ही है। कॉर्नर की प्रॉपर्टी है या पार्क फेसिंग है, जो भी मतलब मैं एमिनिटीज़ या उसमें जो भी चीज़ें मैं चाहता था एक अच्छी प्रॉपर्टी के लिए, वो मुझे उसमें दिख रही है। मैंने उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं एग्री हो गया, मैंने एग्रीमेंट किया और उसके बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया, सेल डीड एग्जीक्यूट हो गई। सेल डीड एग्जीक्यूशन के बाद जब मैं वहाँ पोजेसन लेने पहुँचा, तब पता चला कि वो प्रॉपर्टी जो उसने दिखाई थी मुझे, एग्ज़ैक्टली उस प्रॉपर्टी के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, बल्कि उसकी एडजेसेंट यानी कि उसके बगल में जो प्लॉट था, उसने वो मुझे बेचा है। तो यानी कि एक तरीके से उसने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया, या ये मिसरिप्रेजेंटेशन भी नहीं, एक तरीके से उसने मेरे साथ चीटिंग कॉज़ की। तो ऐसी सिचुएशन में अब क्या होगा? ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कराने के लिए आप कोर्ट में सूट फाइल करेंगे कि जिस प्रॉपर्टी के लिए एग्रीमेंट हुआ था हमारे बीच में, एग्जैक्टली ये प्रॉपर्टी वो नहीं है। शॉप पर भी आप जाते हैं कि आप किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड का कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, आपने उसके लिए वहां पर ऑफर किया, उसी के लिए पूरा कंसेंट हुआ, प्रॉमिस हुआ, अग्रीमेंट हुआ और आपने वही परचेज किया। आपने बाद में देखा कि ये एक्चुअली वो प्रोडक्ट है ही नहीं, ये उसका एक पायरेटेड वर्जन है, एक तरीके से उससे सिमिलर मिलता जुलता कोई प्रोडक्ट है। तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? ऑब्वियसली नहीं करेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, उसको मना करेंगे कि भाई ये मैंने नहीं परचेज किया था, ये वापस लीजिए। तो इस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट को दूसरी पार्टी जो अफेक्टेड पार्टी है वो अपने इंस्टेंस पर इसको वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है। दूसरी पार्टी जो अफेक्टेड पार्टी, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो इसमें अब जो ब्रीचर है यानी कि जिसने ब्रीच किया है इसमें, जिसने एक तरीके से कंसीलमेंट किया है, यानी कि जो फर्स्ट पार्टी है, वो ऐसा नहीं कर सकती। वो आगे जाके ये नहीं कह सकती कि नहीं नहीं, मैंने जिस प्रॉपर्टी के लिए आपसे डील किया था, ये सेल डीड एक्चुअली उसका नहीं, ये दूसरे का हो गया, भले ही गलती से हो गया, तो अब नहीं, इसको कैंसिल करते हैं, आप दूसरी प्रॉपर्टी लीजिए। ये वो उसके पास अब राइट नहीं है, क्योंकि उसने विलफुली ऐसा किया है। जिसका एग्जांपल कल हमने डिस्कस किया था कि एक कंपनी ने ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल पर एक एसी का प्राइस 95,000 की जगह गलती से 5900 कोट कर दिया, और उसके बाद कई सारे जो यूजर्स थे, कई सारे लोगों ने उसको बल्क में 1 घंटे के अंदर कई सारी बुकिंग कर दी। ऑब्वियसली 95,000 की चीज़ कोई 5900 में मिल रही है तो कौन छोड़ेगा? तो कई लोगों ने उसको बुक कर दिया। जब तक वो कंपनी अपने फॉल्ट को देख पाई, तब तक उसमें कई सारी बुकिंग्स आ गई। तो इसके बाद उस कंपनी को उतनी ही प्राइस में वो प्रोडक्ट डिलीवर करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि उसने खुद ऑफर किया था बहुत कम प्राइस में। तो अब भले ही उसने गलती से किया, सामने वाली पार्टी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था, तो अब उससे वो पीछे नहीं हट सकते थे, ये ग्राउंड लेके कि ये गलती से ऐसा हुआ है। दूसरी पार्टी अगर वो सपोज कीजिए कि जो बायर है वो खुद ही ईमानदार बन जाए कि ठीक है, 95,000 रुपीज का प्रोडक्ट 5900 में कैसे हो सकता है, लीजिए मैं वापस कर रहा हूँ आपको, तब तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेलर के पास ये ऑप्शन नहीं था कि वो ये कहे कि नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई थी, ये इसका एग्जैक्ट प्राइस नहीं है, मैं कोट नहीं कर पाया। तो अब वो इससे पीछे हटेगा, वो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है, उसके पास ये रेमेडी नहीं है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो इनिशियली वैलिड है। अब इसमें एक और चीज है, मान लीजिए कि प्रॉपर्टी गलत तरीके से आपको मिसलीड करके बेच दी गई, लेकिन आपने सोचा कि ठीक है, अब जो हो गया ठीक है, अब क्या इसके लिए लड़ना, क्या इसके लिए प्रोसीडिंग्स पे जाना, ये भी ठीक है, काम चला लेंगे। थोड़ा सा महंगा जरूर दिया, जो हम चाहते थे वो नहीं मिला, लेकिन ठीक है, काम चल जाएगा। तो यानी कि अगर जो यहाँ पर सेकंड पार्टी है जिसके साथ में किसी तरीके का कोई फ्रॉड या कंसीलमेंट या चीटिंग कॉज हुआ है, अगर वो इससे अग्री कर रहा है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट अपने आप से जीरो नहीं होगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम कहेंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि नाम से ही समझ में आता है कि जिसको वॉइड डिक्लेयर करवाया जा सकता है अपने आप से, वो बाय डिफॉल्ट वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं है, तो जिसको करवाया जा सकता है तो वो हो जाएगा वॉइडेबल। यानी कि वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है? वॉइड एग्रीमेंट तो जो है वो वॉइड एब इनिशियो, यानी कि वो शुरुआत से ही जीरो है, इसमें कोई लीगल सैंक्टिटी ही नहीं है। भले ही कोई पार्टी ऑब्जेक्शन करे ना करे, वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने के बाद भी जीरो है, और फॉर्म होने से पहले भी उसकी कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं थी, यानी कि उसको शुरू से ही उसको वैल्यू नहीं दी जाएगी। लेकिन वॉइडेबल में क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट
वैलिड रहेगा जब तक कि जिस पार्टी के पास राइट है उसको वॉइड डिक्लेयर करवाने का, वो उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड रहेगा। और अगर वो लाइफ टाइम ऐसा कुछ नहीं करते, ऑब्वियसली वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। और अगर दूसरी पार्टी ने इस पर ऑब्जेक्शन रेज किया और जो बाय द लीगल प्रोसीडिंग उसको वॉइड डिक्लेयर करवाया, तभी वो वॉइड डिक्लेयर होगा। और कब डिक्लेयर होगा? जिस डेट को वॉइड डिक्लेयर हुआ उस डेट से आगे के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, यानी कि उससे पहले जितने दिन तक वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने से लेकर और डिक्लेयर किए जाने के बीच की जो ड्यूरेशन है, इस बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही ट्रीट होगा, जो कि हमें नेक्स्ट आगे, तो यानी कि आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ वॉइड या फिर चेंज इन सर्कमस्टांसेस, कॉन्ट्रैक्ट becomes void from the date of that declaration। अब जैसे मैंने कहा चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस ऐसी हो गई कि अब उस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा? वॉइड हो जाएगा। मान के चलिए कि जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के टाइम में किसी भी व्यापारी ने एक कॉन्ट्रैक्ट, जैसे नॉर्मली होता है कि होलसेलर से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कि ये माल मुझे जो है 1 अप्रैल को चाहिए। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट था, वैलिड था, लेकिन अचानक से लॉकडाउन हो गया। अब लॉकडाउन में ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो सके, कोई इधर से उधर जा सके, तो ऑब्वियसली अब इसका परफॉर्मेंस जो है वो पॉसिबल नहीं रह गया, तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, कोई कंसीलमेंट नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में तो जिस डेट को वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड डिक्लेयर किया गया या ऐसी सर्कमस्टेंसेस अराइज हो गई, उस डेट के आगे वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड रहेगा, लेकिन उससे पहले जब तक वो वैलिड था, तो उस बीच में अगर उसमें कोई भी फर्दर इफेक्ट हुआ, उस इफेक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। यानी कि इफेक्ट्स ड्यूरिंग वैलिडिटी पीरियड of contract will not be extinguished। यानी कि जिस पीरियड में वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, तो वो वैलिड, उस बीच में अगर कोई उसमें फर्दरेंस हुआ, तो वो उसका इफेक्ट वो नल एंड वॉइड नहीं डिक्लेयर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, शादी हो जाती है दो कपल्स की, शादी के बाद किसी कपल को, किसी एक पर्सन स्पाउस को दूसरे स्पाउस के बारे में कुछ ऐसा पता चलता है कि अगर वो शादी से पहले पता होता तो वो शादी ना करता, और वो एक बहुत ही मेजर मेजर या वाइटल फैक्ट है। तो ऐसी सिचुएशन में अब उसके पास ये एक ऑप्शन है, एक लीगल रेमेडी है कि वो उसको वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक स्पाउस ने ये कंसील किया कि वो डाइवोर्सी है। अब ऐसी सिचुएशन में उसके पास ये एक रेमेडी है कि उससे इसके साथ एक तरीके से चीटिंग की गई, उसके साथ में कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट हुआ है, तो वो मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवा देता है। तो अब मान के चलिए कि इस मैरिज होने के बाद उसके वॉइड डिक्लेयर होने तक के बीच में 1 साल का टाइम लगा, और 1 साल के टाइम के बीच में मैरिज होने के तुरंत बाद दोनों ही पार्टीज ने अपना एक जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया था, जिसमें दोनों ने ट्रांजेक्शन्स किए थे या एक दूसरे को जो गिफ्ट दिए थे। तो अब ये सारी चीजें जो हुई ड्यूरिंग द वैलिडिटी ऑफ मैरिज, तो इस पीरियड के बीच में जो भी उसमें इफेक्ट्स हुए हैं उनको फिर नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, वो इफेक्ट्स एज इट इज रहेंगे। बहुत छोटी सी चीज, शादी के तुरंत बाद मान लीजिए कि एक स्पाउस ने अपना सरनेम चेंज कर लिया और उसमें उसका हस्बैंड नेम अपने अपने स्पाउस का उसने लिखवा लिया। बाद में अब मान लीजिए कि वो मैरिज वॉइड डिक्लेयर हो गई, तो अब इस बीच में जो उसका जो भी सर्टिफिकेट बना था, वो अब उसको जीरो डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। हाँ, अब आगे वो उसकी लीगल वाइफ नहीं है, तो आगे उसको उस सर्टिफिकेट की वैल्यू अब नहीं है। लेकिन मान के चलिए कि 1 साल तक जब तक ये मैरिज परसिस्ट की, तो उस बीच में जो भी उस डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया गया और उस डॉक्यूमेंट का जहां जहां यूज किया गया, तो उस इफेक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। तो यही बताता है हमें सेक्शन 2। अब हम सेक्शन 2 के प्रोविजंस को अगर इसमें देखें कि सेक्शन 2 यहां पर क्या कहता है, तो बहुत पूरा यही स्टेप है सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 सबसे पहले बात करता है 2A
अबाउट ऑफर, ऑफर से ही कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा। उसके बाद टू बी बात करता है जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट होगा वो बन जाएगा प्रॉमिस। प्रॉमिस के बाद जो पार्टी ऑफर लेकर आई थी यानी कि ऑफरर बन गया यहाँ प्रॉमिसर और ऑफरी बन गया यहाँ प्रॉमिसी, ये बताता है सेक्शन 2C। उसके बाद क्या होगा प्रॉमिस के लिए, प्रॉमिस के बाद में उसमें होगा कंसीडरेशन, सेक्शन 2D। कंसीडरेशन के बाद वो प्रॉमिस बन जाएगा एक अग्रीमेंट, सेक्शन 2E। उसके बाद अगर उसमें कंसीडरेशन का पार्ट परफॉर्मेंस दोनों पार्टीज की तरफ से होना है तो वो बन गया रेसिप्रोकल एग्रीमेंट, 2F। अगर उसमें कोई लीगैलिटी है उस एग्रीमेंट में तो वो हो गया वॉइड, 2G। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वो हो गया एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को कहां डिफाइन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, सेक्शन 2H पे। और उसके बाद अगर उसमें किसी तरह से एक पार्टी को ये राइट मिल जाता है कि वो अपने इंस्टेंस पर उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करवा सके तो वो हो गए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सेक्शन 2I। और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि लास्ट में कि वॉइड डिक्लेयर होने के बाद ही वो आगे के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, लेकिन उससे पहले उसके जिस टाइम तक वो वॉइड डिक्लेयर नहीं हुआ था तब तक वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। और इस बीच में अगर कोई भी इफेक्ट अराइज हुआ है तो वो इफेक्ट उसका नल एंड वॉइड नहीं होगा। तो ये बात करता है सेक्शन 2J। तो इस तरीके से ये देखिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट की पूरी जर्नी को सेक्शन 2 ने डिफाइन किया है, बिल्कुल एक प्लांट के तरीके से हमें समझाया है कि कैसे एक प्लांट ग्रो करता है। तो पूरे एक कॉन्ट्रैक्ट का कैसे इवोल्यूशन होता है वो इसमें हमें बताया गया है। तो अब हम सेक्शन 2 के जितने भी स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को ही ओनली हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, इसको इरेज करने के बाद। उम्मीद है कि आपको ये एग्जांपल से आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे, आपको समझ में आया होगा। तो अब हम सिंपली अब जो सेक्शन 2 में ए से लेकर जे तक जो भी इसमें प्रोविजंस डिफाइन है अब हम उनको स्टेप बाय स्टेप एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं, क्योंकि हमें पूरा जर्नी समझ में आ गया कि पहले हम ऑफर करेंगे, ऑफर करने के बाद सामने वाली पार्टी जो है अगर उसको एक्सेप्ट करेगी तो ऑफर बन जाएगा प्रॉमिस और हम हो जाएंगे प्रॉमिसर और सामने वाली पार्टी हो जाएगी प्रॉमिसी। उसके बाद क्या होगा कंसिडरेशन होगा, यानी कि एक सिंसियर टॉक होगी, इस पर डिस्कशन होगा, टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होंगी और उसके बाद में वो बनेगा एग्रीमेंट। तो ये पूरा अब कैसे होगा ये देखिए, 2A सबसे पहले ऑफर, ऑफर आएगा, ऑफर के बाद में एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट होने के बाद 2B में ये हो जाएगा प्रॉमिस, प्रॉमिस के बाद एक पार्टी इसमें हो जाएगी प्रॉमिसी, यानी कि सेक्शन 2C में प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। इसके बाद अब होगा कंसीडरेशन, सेक्शन 2D। अब क्या होगा ये हो गया एग्रीमेंट, 2E। अगर यहां पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कंसीडरेशन है दोनों पार्टीज के लिए तो ये हो गया रेसिप्रोकल अग्रीमेंट। अगर इस अग्रीमेंट में किसी तरीके का कोई लीगैलिटी है यानी कि किसी रीजन से ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं रह जाता तो ये क्या होगा शुरुआत से ही ये इसकी वैल्यू 0 होगी, यानी कि ये हो गया सेक्शन 2G में वॉइड एग्रीमेंट। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तब क्या हुआ ये बन गया एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2H वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब अगर किसी पार्टी के इंस्टेंस पर इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करवाया जा सकता है, यानी कि अभी ये शुरुआत से ही वॉइड नहीं है, शुरुआत से ये 0 नहीं है, अगर कोई पार्टी ऑब्जेक्शन करती है और उसके पास ये राइट है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे वॉइडेबल, यानी कि सेक्शन 2I कॉन्ट्रैक्ट। और अगर पार्टी ने अपना राइट ऑब्वियसली एक्सरसाइज किया और इसको वॉइड डिक्लेयर करवा दिया तो सेक्शन 2J बात करता है कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। लेकिन उस वैलिडिटी के पीरियड में जो भी इफेक्ट्स अराइज हुए वो वॉइड डिक्लेयर नहीं किए जाएंगे, ये भी सेक्शन 2J बता रहा है। पहले मैं लिख चुका हूं इसलिए इसको रिपीट करके मैं नहीं लिखना चाहता।
तो ये समझ लीजिए 2 से लेकर जे तक एक कॉन्ट्रैक्ट की कंप्लीट जर्नी को यहाँ डिफाइन किया गया है। अब आगे जितने भी सेक्शंस हैं 3 से लेकर 72 तक, क्योंकि 72 के बाद में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस किया गया है, फिर उसके बाद इंडेमनिटी और गारंटी है, एजेंसी है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। ये तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटीज क्या होती है दोनों पार्टीज की, तो ये सारी चीजें तो आपको ऑब्वियसली समझ में आ ही जाएंगी। इसके बाद अब 3 से लेके 72 तक क्या डिस्कस किया गया है, ये समझ लीजिए कि यहाँ जो जो डाउट्स अराइज होंगे, जो जो प्रॉब्लम्स इस पूरे ए से लेकर जे तक के बीच में जो प्रॉब्लम्स आएंगी ना, सिर्फ उन्हीं को वहां पर आगे एक्सप्लेन किया गया है। यानी कि जितने भी सेक्शंस हैं वो फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 2 है। और उसके बाद अब कॉन्ट्रैक्ट को कैसे परफॉर्म किया जाएगा, तो वो उसमें वो भी आगे बताया गया है। एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसके एसेंशियल्स को जैसे सेक्शन 10 में बताया गया है कि कौन कौन सी वो कंडीशंस हैं। जैसे हमने कहा कि एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए एग्रीमेंट, तो कौन से कब एक एग्रीमेंट को एनफोर्सेबल बाय लॉ माना जाएगा, उसकी क्या कंडीशंस हैं, ये सेक्शन 10 में डिफाइन की गई है। अब जैसे मैंने कहा कि इसमें जो भी डाउट्स या जो भी प्रॉब्लम्स अराइज होंगी, उनका फर्दर एक्सप्लेनेशन हमें दिया गया है आगे के सेक्शंस में। अब कैसे, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। मान लीजिए अब ऑब्वियस देखने में तो बहुत इजी लग रहा है, हाँ ऑफर होगा, होगा, प्रॉमिसर, प्रॉमिसी, कंसिडरेशन, अग्रीमेंट, बहुत इजी है, बहुत फास्ट जर्नी है। बट क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है? ऑब्वियसली नहीं होता, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। ऑफर, एक पार्टी ने ऑफर तो दे दिया और उसके बाद में सामने वाली पार्टी ने ऑफर एक्सेप्ट भी कर लिया। अब जिसने ऑफर किया था, यानी कि ऑफरर कह रहा है कि नहीं नहीं, वो मैंने इस सेंस में ऑफर ही नहीं किया था, वो मैंने आपको ऑफर थोड़ी किया था। आपको ऑफर किया था तो आपने तुरंत ही मुझे इमीडिएटली रिप्लाई क्यों नहीं किया? अब आप 2 दिन बाद मुझे रिप्लाई कर रहे हैं। जो ऑफर एक्सेप्ट करने वाला है वो कह रहा है कि अरे मैंने तो जैसे ही आपने ऑफर किया, मैंने एक रीजनेबल टाइम लिया और सोच के आपको रिप्लाई कर दिया उसका। अब आप मना कर रहे हैं, अब आप पीछे हट रहे हैं, मैं कोर्ट ऑफ लॉ में जाऊंगा। तो ये सारी सिचुएशन अराइज होती है एक ऑफर से प्रॉमिस बनने में। और उसके बाद में प्रॉमिस के बाद कंसिडरेशन, कंसिडरेशन में भी बहुत सारी सिचुएशन अराइज होती हैं कि किसको वैलिड कंसिडरेशन कंसीडर किया जाएगा, किसको नहीं किया जाएगा। फिर एग्रीमेंट, तो ये पूरे पार्ट में इस तरह से बहुत सारी सिचुएशंस अराइज होती हैं कि मान के चलिए कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में दो दोस्तों के बीच में शर्त लग जाती है। अब हम ये जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि हाँ ये लीगल नहीं है, शर्त लगाना लीगल नहीं है। पार्टी नहीं जानती है, अब वो तो मान लीजिए कोर्ट में खड़ी हो जाती है, तो कैसे आप प्रूव करेंगे कि लीगल नहीं है? तो वो सारी सिचुएशंस को एक्सप्लेन किया गया है आगे के सेक्शंस में। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप अपने फर्दर वीडियोस में उन सभी सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे। तो आज के इस सेशन में मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी हमने डिस्कस किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और सेक्शन 2 अब आपको बोरिंग नहीं लग रहा होगा, आपको बहुत इजीली ये रिमेंबर हो गया होगा। तो अगर आपकी जो भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं या जो भी सजेशंस हैं, प्लीज कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए। और उसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब